रामलाल की सचिवालय में चपरासी की ड्यूटी थी। वह अपने परिवार के साथ मंत्री जी के बंगले पर ही रहता था। जब वह सरकारी नौकरी में लगा था, तब गांव में उसकी 2 बीघा जमीन थी और एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, मगर आज 50 बीघा जमीन और 2 से 2 आलीशान मकान है। तीज त्योहार के अलावा शादी ब्याह में जब रामलाल अपनी शानदार कार से बीवी बच्चों के साथ गांव में आता है, तब उसे देखकर कोई यह कह नहीं सकता कि वह चपरासी है। उसके बीवी बच्चों के कीमती कपड़ों को देखकर लोग यही समझते हैं कि वे सब किसी बड़े सरकारी अफसर के परिवार वाले हैं। एक बार रामलाल गांव में अपने फार्म हाउस पर था, तभी वहां पर किसी गांव के बड़े सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी करने वाला उसके गांव का भोलाराम आया। भोलाराम बोला, रामलाल जी, हम लोग एक ही समय पर सरकारी नौकरी में लगे थे, मगर तुम आज कहां से कहां पहुंच गए और मैं गरीब चपरासी ही रह गया हूं। तुम्हारी इस तरक्की के बारे में मुझे भी कुछ बताओ भाई। मेरी तरक्की का राज यही है कि मैं सचिवालय में नौकरी करते हुए समय के साथ चलने लगा था और तुम गांव में ही रहकर अपनी पुरानी दकियानूसी बातों के कारण यह फटेहाल जिंदगी बिता रहे हो। मैंने अपनी दोनों बेटियों को शहर में खूब पढ़ाया लिखाया और तुमने अपनी बेटियों को घर में ही बिठा रखा है। अगर वे शहर में पढ़ती तो आज अच्छी नौकरियां कर रही होती। मेरी एक बेटी अब तहसीलदार होने वाली है और दूसरी बेटी कलेक्टर। रामलाल ने उसे अपनी तरक्की का राज बताया तो भोलाराम उससे बोला, तो मुझे भी अब अपनी दोनों बेटियों के लिए क्या करना चाहिए? तुम अपनी दोनों बेटियों को हमारे साथ शहर भेज दो। मेरी दोनों बेटियां उन्हें कुछ ऐसा सिखा देंगी कि उनकी और तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। कुछ ही दिनों में वे उन्हें ऐसा बदल देंगी कि उन्हें देखकर तुम यह कह ही नहीं पाओगे कि वे दोनों तुम्हारी ही बेटियां हैं। रामलाल की इन बातों को सुनकर भोलाराम ने अपनी दोनों बेटियों को उनके साथ भेजने की हाँ कर दी। भोलाराम ने अपने घर जाकर ये सभी बातें अपनी बीवी सावित्री को बताईं तो वह उससे बोली, शहर में जाकर हमारी दोनों बेटियां कहीं शहर की लड़कियों की तरह मौजमस्ती करने न लग जाएं। मौजमस्ती तो हमारी ये दोनों बेटियां अपने गांव में रहते हुए भी कर रही हैं। कहने को उनकी उम्र 16 और 18 साल है, लेकिन अभी से उनमें आवारा लड़कों के साथ मजे लेने की आदत पड़ चुकी है। सावित्री बोली, तुम अपनी बेटियों के बारे में यह सब क्यों कह रहे हो? कुछ दिन पहले जब मैं दोपहर में अपने खेतों पर गया था, तब बाजरे के खेतों में हमारी ये दोनों बेटियां उषा और शर्मिला बिल्कुल नंगधड़ंग होकर गांव के 2 लड़कों के साथ वही सब कर रही थीं जो पति अपनी पत्नी के साथ करता है। मैंने ये सब बातें तुम्हें इसलिए नहीं बताईं कि सुनकर तुम्हें दुख होगा। सावित्री यह सुनकर दंग रह गई। भोलाराम उससे बोला, हमारी दोनों बेटियों को लड़कों के साथ सोने का चस्का लग गया है। अगर वे किसी के साथ घर से भाग गईं तो इससे हमारी गांव में इतनी बदनामी होगी कि हम लोग किसी को मुंह दिखाने नहीं रहेंगे, इसलिए उन्हें रामलाल के साथ शहर भेज देते हैं। सावित्री बोली, लेकिन रामलाल के बारे में हमारी पड़ोसन माला कह रही थी कि वह अपनी लड़कियों को मंत्री अफसरों के अलावा ठेकेदारों के साथ सुलाता है, तभी तो आज वह उनकी कमाई से इतना पैसे वाला बना है। जब उसकी दोनों बेटियां छोटी थीं, तब वह अपनी बीवी रीना को उनके साथ सुलाता था। अपनी बीवी और बेटियों को पराए मर्दों के साथ सुलाकर रामलाल ने आज अपनी हैसियत बना ली है। वे सभी लोग आज ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे हैं और हम लोग अपनी दकियानूसी बातों के चलते गांव में ऐसी फटेहाल जिंदगी बिता रहे हैं। भोलाराम थोड़ा रुक कर बोला, हमें भी अब रामलाल की तरह समय के साथ चलना चाहिए। हमारी दोनों बेटियां गांव के लड़कों को मुफ्त में ही अपनी जवानी के मजे दे रही हैं। अगर ये दोनों शहर में मंत्री अफसरों व ठेकेदारों को मजे देंगी तो हम लोग भी रामलाल की तरह पैसे वाले हो जाएंगे और फिर उन दोनों की अच्छे घरों में शादियां कर देंगे। आजकल लोग आदमी का किरदार नहीं बल्कि उसकी हैसियत देखते हैं। ये भी पढ़े 19 दिन 19 कहानियां, बरसात की रात। सावित्री ने अपनी दोनों बेटियों को रामलाल के साथ शहर भेजने का मन बना लिया। शहर भेजने की ये बातें जब उनकी दोनों बेटियों ने सुनी तो वे खुशी से झूम उठीं। सावित्री ने उन दोनों को खुलकर कह दिया, यहां पर तुम दोनों बहनें बाजरे के खेतों में चोरी छिपे लड़कों के साथ सोती हो, लेकिन शहर में पैसे कमाओगी। लेकिन जरूरी उपाय करना मत भूलना। दोनों बहनें मन ही मन सोच रही थीं कि बाजरे के खेत में तो किसी के आने के डर से वे पूरे मजे नहीं ले पाती थीं। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता था कि कभी कोई वहां पर आकर उन्हें देख न ले। शहर में तो एसी लगे कमरे होते हैं, वहां पर किसी के आने का उन्हें डर भी नहीं रहेगा।
जब वे दोनों बहनें रामलाल और उसके परिवार के साथ उनकी एसी कार में बैठीं, तो एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए उन्हें कब नींद आ गई, पता नहीं लगा। रामलाल की बेटियों में से एक ने ही उन्हें जगाकर कहा, अब शहर आने वाला है। वहां के एक मॉल से तुम्हारे लिए कुछ ढंग के कपड़े लेने हैं, जिन्हें पहनकर तुम दोनों बहनें खूबसूरत लगोगी। जब वे लोग शहर पहुंचे, तो एक बड़े से मॉल में उन दोनों के लिए ढंग के कपड़े खरीदे गए। वहीं पर उनके बाल सेट कराकर उन्हें वे कपड़े पहनाए गए। आईने में खुद को देखकर वे दोनों बहनें बड़ी इतरा रही थीं। जब वे दोनों रामलाल के घर आईं, तो मंत्री जी भी उन्हें देखकर चौंक गए। उन दोनों को नहलाकर मेकअप कराकर जब रामलाल की बेटी उन्हें मंत्री जी के कमरे में छोड़ने गई, तो मंत्री जी भूखे भेड़िए की तरह उन पर झपट पड़े थे। कुछ ही देर में मंत्री के साथ भी वही हुआ, जो बाजरे के खेत में उन लड़कों से होता था। मंत्री की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। उन्होंने कुछ दिन बाद दोनों बहनों को एक ठेकेदार से 1 लाख रुपए दिलवा दिए। अपनी दोनों बेटियों की 1 लाख रुपए की कमाई देखकर भोलाराम तो खुशी से पागल ही हो गया था। भोलाराम ने भी अब समय के साथ चलना सीख लिया था, पर उसे यह नहीं मालूम था कि यह मौज कितने दिन चलेगी। जैसे ही लड़कियों में कुछ बीमारी हुई नहीं या और दूसरी जवान लड़कियां दिखी नहीं कि वे वापस गांव में नजर आएंगी। उषा का पति प्रकाश शादी के 3 महीने बाद ही नौकरी ढूंढने मुंबई चला गया था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी कर रहा था। जो भी कमाई होती थी उसमें से आधा हिस्सा वह उषा को भेजता था और आधे हिस्से में खुद गुजारा करता था। दिवाली की छुट्टियां थीं तो प्रकाश 1 साल बाद घर आ रहा था। मुंबई में खुद के रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं था, ऐसे में वह उषा को कहाँ ले जाता। उषा बिहार के एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। वह इस उम्मीद में पति की याद में दिन बिता रही थी कि कभी तो प्रकाश उसे मुंबई ले जाएगा। प्रकाश के आते ही उषा मानो जी उठी। 1 साल बाद पति से मिलकर वह ताजा गुलाब सी खिल गई। प्रकाश महीने भर की छुट्टी लेकर आया था, पर कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सरकारी अस्पताल में सारे टेस्ट कराने पर पता चला कि प्रकाश को एड्स है। इस खबर से दोनों पति पत्नी पर मानो आसमान टूट पड़ा। प्रकाश ने उषा से माफी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। मुंबई में मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और 1 से 2 बार रेड लाइट एरिया की धंधे वालियों से मुलाकात का यह नतीजा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उषा के ऊपर दर्द का पहाड़ सा गिरा। नफरत, दुख और दर्द से उसका मन तड़प उठा, पर आखिर पति था, लिहाजा उसे माफ कर दिया। जो होना था वह तो हो चुका, अब वह हालात को बदल तो नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता प्रकाश सूख कर कांटा हो गया। उषा ने बचाबचा कर जो थोड़ी बहुत पूंजी जमा की थी वह सारी प्रकाश के इलाज में लगा दी, लेकिन कोई दवा काम न आई और एक दिन प्रकाश उषा को इस दुनिया में अकेली छोड़कर चल बसा। इस बेरहम दुनिया में उषा अकेली रह गई। आज तक तो मांग का सिंदूर उसकी हिफाजत करता था, पर अब उसकी सूनी मांग मानो गांव में सबकी जागीर हो गई। ऊपर से कमाने वाला भी चला गया। अब अकेली जान को भी 2 वक्त की रोटी भी तो चाहिए, लिहाजा वह गांव के मुखिया के घर काम मांगने गई। उषा को देखकर मुखिया की आंखों में हवस के सांप लौटने लगे और अबला लाचार सी उषा के ऊपर वह किसी भेड़िए की तरह टूट पड़ा। बेबस उषा यह जुर्म सह तो गई, पर आज मुखिया ने उसके मन में मर्दजात के प्रति नफरत का एक बीज बो दिया था। अब तो हर कोई उसकी देह का पुजारी बन बैठा था। किस किस से बचती वह। उषा आसपास के शहर में बने बड़े बंगलों में जाकर झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम करके अपना गुजारा करती थी, पर कुछ ही दिनों में प्रकाश से मिला प्यार का तोहफा उषा के शरीर को दीमक की तरह खोखला करने लगा, क्योंकि उसे भी एड्स की जानलेवा बीमारी हो गई थी। अस्पताल में टेस्ट कराने पर इस बीमारी का पता चला, पर उषा खुश थी कि इस दरिंदगी भरी दुनिया से डरती बिलखती वह जी तो रही थी, लेकिन सोच रही थी कि ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि उसे मौत आ जाए। एक दिन उषा काम से घर लौट रही थी कि रास्ते में 2 गुंडों ने उसे घेर लिया और पास के खंडहर में घसीटते हुए ले जाकर उसकी इज्जत एक बार और तार तार कर दी। अब उषा ने ठान लिया कि जब मर्दों की फितरत यही है तो यही सही, अब वह देह तो देगी, साथ में एक एक को यह बीमारी भी देगी। अब उषा अपने जिस्म की दुकान खोलकर बैठ गई। हर रोज लाइन लगती थी, जिस्म के भूखे दरिंदों की उषा को पैसे भी मिलते थे और उसका मकसद भी पूरा होता था।
उषा की झोंपड़ी के सामने ही एक मंदिर था, जिसका पुजारी रोज उषा को नफरत या दया के भाव से देखता था, पर उषा हमेशा उस पुजारी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती थी। इस इज्जत की वजह से वह पुजारी उषा की जवानी को पाने की ललक होते हुए भी पहल नहीं कर पाता था, पर एक दिन उस पुजारी का सब्र जवाब दे गया और उसने आधी रात को उषा की झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। उषा ने दरवाजा खोलकर पूछा, पुजारी जी, आप यहां? पुजारी ने कहा, पुजारी हूं तो क्या हुआ, हूं तो मैं भी इंसानहीन तन की आग मुझे भी जलाती है। थोड़ी खुशी मुझे भी दे दो, बदले में जितना चाहे पैसा ले लो, पर गांव में किसी को पता न चले। आखिर लोगों की मेरे ऊपर श्रद्धा जो है। उषा के दिल में नफरत का सैलाब उठा। खुद ऊपर वाले का तथाकथित सेवक भी औरत देह का भूखा है और साथ ही यह भी चाहता है कि उसका पाप दबा रहे। पुजारी क्या उषा की देह को दागदार करता? उषा ने ही उसे बीमारी का तोहफा दे दिया। कुछ ही दिनों में सबसे पहले मुखिया के शरीर में एड्स कहर ढाने लगा। वह आग बबूला होकर सीधा उषा की झोंपड़ी में घुसकर गाली गलौज करने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, सुनो गांव वालों, यह एक चरित्रहीन औरत है। इसे यहां रहने का कोई हक नहीं है। यह गांव के लड़कों को खा जाएगी। अगर अपने बेटों की सलामती चाहते हो तो इस औरत को पत्थर मार मार कर गांव से बाहर निकाल दो। यह सुनकर सारा गांव वहां जमा हो गया और सब उषा की झोंपड़ी पर पत्थर मारने लगे। उषा भी अब रणचंडी बनकर घर में रखी कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली और दहाड़ते हुए बोली, खबरदार, अगर किसी ने मेरी तरफ पत्थर फेंका तो चीर कर रख दूंगी। हाँ हूं मैं चरित्रहीन, पर मुझे चरित्रहीन बनाया किसने? मुखिया, पहले तू अपने गरीबान में झांक कर देख। पहली बार मेरे तन को दाग तूने ही तो लगाया था, तो मैं अकेली चरित्रहीन कैसे कहलाऊंगी? सबसे बड़ा चरित्रहीन तो तू है। यहां पर जमा हुए बहुत से नामर्द भी चरित्रहीन हैं, तो मेरे साथ पूरा गांव भी तो चरित्रहीन कहलाएगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो कि मुझे एड्स नाम का गुप्त रोग है और सबसे पहले इस मुखिया को मैंने दान दी यह बीमारी। इसी वजह से यह अब उछल उछल कर सबको भड़का रहा है। उषा की यह बात सुनकर पुजारी का दिल बैठ गया। फिर वह भी अपनी भड़ास निकालते हुए गांव वालों को भड़काने आगे आ गया और बोला, सही कहा मुखिया जी ने, ऐसी औरतों को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। उषा ने आंखें तरेरते हुए कहा, पुजारी जी, इन अनपढ़ गंवारों की ओछी सोच तो समझ में आ सकती है, पर आप जैसे ज्ञानी और ऊपर वाले के सेवक ने भी मुझे इंसान न समझकर एक भोगने की चीज ही समझाना। सुनो इस पुजारी की असलियत। इसने भी कई बार आधी रात को मेरा दरवाजा खटखटाकर अपना मुंह काला कराया है। सबसे बड़ा चरित्रहीन तो यह पुजारी है, जिसने खुद ऊपर वाले को भी धोखा दिया है। और हां, जिसने मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया है, वे सब पहले अस्पताल पहुंचो, फिर इस चरित्रहीन औरत का हिसाब करने आना। इतना सुनते ही ज्यादातर मर्द वहां से भागे। उषा ने मुखिया और पुजारी से कहा, कोई औरत अपनी मर्जी से चरित्रहीन नहीं बनती, बल्कि उसके पीछे कहीं न कहीं किसी मर्द का ही हाथ होता है। बेबस, लाचार, अबला के सिर पर कोई पल्लू डालने की नहीं सोचता। हर एक को औरत के सीने के भीतर लटक रहा मांस का टुकड़ा ललचाता है। आज के बाद किसी अबला को रौंदने से पहले 100 बार सोचना। पुजारी और मुखिया दोनों शर्मिंदा थे। पुजारी ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। डूब तो हम सबको मरना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा कि अगर मर्द जात अपनी हवस को काबू में रखकर अपनी हद में रहे तो कोई औरत कभी चरित्रहीन नहीं बनेगी। पुजारी के इतना कहते ही वहां जमा इक्का दुक्का लोग भी चले गए। उषा ने अपनी झोंपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और बक्से में से नींद की गोलियों की शीशी निकालकर सारी की सारी गोलियां निगल गई। अगली सुबह एक चरित्रहीन औरत की श्मशान यात्रा में पूरा गांव तो उमड़ा, पर सबसे पहले मुखिया और पुजारी ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। उन नकारों के मुंह से राम नाम सत्य है की आवाज सुनते ही उषा के बेजान होंठ भी मानो हंस दिए। अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके प्यार के लिए धन्यवाद।